हेलो एवरीवन। अब तक हमने हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को एल्किल हैलाइडों के निर्माण की विधियाँ बोर्ड पर पढ़ाई थी। केवल हमने एल्किल हैलाइडों के निर्माण की विधियों के नाम बताए थे कि हम किस किस से एल्किल हैलाइडों का निर्माण कर सकते हैं। आज हम आप सभी को उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं पेन और कॉपी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप सबको समझाएंगे। इसलिए आप सभी ध्यान से हमारे इस वीडियो को देखिएगा। अब से हम केवल वीडियोस में हम आपको पेन और कॉपी के माध्यम से समझाएंगे, जिससे आप उसको पास से और अत्यधिक सफाई से पढ़ सको, बिकॉज ये इस चैप्टर का बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग है। तो चलिए आज हम शुरू। तो हम पढ़ रहे थे एल्किल हैलाइडों के निर्माण की विधियां, और हमारे निर्माण की विधियों को याद करने का तरीका हमने आपको बताया था, जो कि मैं एक बार फिर से रिवाइज करूंगा। एल्किल हैलाइडों के निर्माण की विधियां हमने पढ़ी थी। एल्किल हैलाइडों के निर्माण की विधियां हमने पढ़ी थी। हाई का मतलब हाइड्रोकार्बन। हाय हेलो हुंसडीकर जी। हाय हेलो हुंसडीकर। पीएम के साथ अल्कोहल पी लो, ये हमने आपको करवाया था। तो देखो, हाई का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन से, यानी कि हम हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइडों का निर्माण कर सकते हैं। एल्किल हैलाइड हाइड्रोकार्बन से बनाने के लिए हमें दो हाइड्रोकार्बन चाहिए। एक तो हमारे पास एल्केन, यानी कि हम एल्केन से भी हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, और एक एल्कीन से भी हम एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। इसी तरह हेलोजन विनिमय दूसरा मेथड है हमारा। पहला मेथड था हमारा हाइड्रोकार्बन, दूसरा मेथड था हेलोजन विनिमय। हमने यहाँ पर दो प्रकार की अभिक्रियाएं हेलोजन विनिमय की होती हैं। एक होती है फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, और एक होती है हमारी स्वार्ट अभिक्रिया। फिंकलस्टाइन अभिक्रिया और स्वार्ट अभिक्रिया। दूसरा हम पढ़ते हैं हुंसडीकर। तीसरा हमारे पास आता है हुंसडीकर एक नेम रिएक्शन है। देश और देश, फिंकलस्टाइन, स्वार्ट और हुंसडीकर तीनों एक नेम रिएक्शन है, और इन तीनों से बोर्ड में क्वेश्चन आया है। अब हम बात करते हैं तीसरा पीएम। पी का मतलब प्राथमिक, और एम का मतलब होता है एमीन, यानी कि हम प्राथमिक एमीन से भी हम एल्किल हैलाइडों का निर्माण कर सकते हैं। तो आगे की हम बात करेंगे, लास्ट है एल्कोहल की अगर हम बात करें तो एल्कोहल से हम पांच प्रकार से एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। पहला प्रकार कि निर्जल ZnCl2 प्लस साथ में HCl। निर्जल ZnCl2 और HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl की जगह HBr, HI ये भी हम लेते हैं, लेकिन उनके साथ हमें निर्जल ZnCl2 की आवश्यकता नहीं होती। HCl के साथ ही हमें निर्जल ZnCl2 की आवश्यकता होती है। इसको हम लुकास अभिकर्मक कहते हैं। इसे हम लुकास अभिकर्मक कहते हैं। लुकास अभिकर्मक निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl, सांद्र HCl, इसे लुकास अभिकर्मक कहते हैं। अगर हम बात करें सेकंड आपके पास, ये तो फर्स्ट हो गई। सेकंड मेथड इसके पास अपने पास आ जाएगा SOCl2, यानी कि अल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 प्लस पिरिडीन के साथ कराते हैं। और जब अल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 और पिरिडीन के साथ कराई जाएगी तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे, इस अभिक्रिया का नाम होगा डार्जन अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार बोर्ड में इसका भी नाम पूछा जा चुका है। तो चार हमारे पास नेम रिएक्शन हो गई। एक तो फिंकलस्टाइन हम पढ़ेंगे, एक स्वार्ट पढ़ेंगे, एक हम यहाँ पर हुंसडीकर पढ़ेंगे। याद रहे
पहला हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोकार्बन दो होते हैं एल्केन और एल्कीन, ये दोनों इसकी हैं हाइड्रोकार्बन की। दूसरा हैलोजन विनिमय, हैलोजन विनिमय की भी दो है, फिंकलस्टाइन और स्वार्ट। हुंस्डीकर केवल एक है, प्राथमिक एमीन केवल एक है, एल्कोहल से 5 हैं। 5 में पहली लुकास अभिकर्मक, लुकास अभिकर्मक में यहाँ पर हमने सांद्र HCl लिया है, इसकी जगह हम HBr और या HIB ले सकते हैं। इधर डार्जन अभिक्रिया में SOCl2 जिसको थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड और प्रीडीन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो इस रिएक्शन को हम डार्जन अभिक्रिया बोलेंगे। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, VVI, वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये रिएक्शन है। तीसरे नंबर की जो रिएक्शन आएगी वो आएगी PCl5 के साथ। चौथे नंबर की जो रिएक्शन आएगी वो आएगी PCl5 के साथ। और पांचवें नंबर की जो रिएक्शन आएगी वो आएगी आपके पास लाल फास्फोरस प्लस X2 मतलब कोई सा भी हेलोजन। तो कोई सा भी हेलोजन कौन कौन सा हो सकता है, यहाँ पर क्लोरीन हो सकता है और यहाँ पर ब्रोमीन हो सकता है और यहाँ पर आयोडीन हो सकता है। अगर क्लोरीन होता है तो आपका रिएक्शन PCl3 के जैसी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि फास्फोरस और क्लोरीन दोनों मिलकर पहले PCl3 बनाते हैं। इसी तरह अगर ब्रोमीन होता है तो PBr3 बनाएंगे, इसी तरह अगर आयोडीन होता है तो PI3 बनाएंगे। अंडरस्टैंड। तो हम आज इन सारी रिएक्शनों की शुरुआत करने यहाँ पर जा रहे हैं। तो आज हम रिएक्शन करते हैं पहली एल्किल हैलाइडों के निर्माण की विधियों में पहली विधि एल्किल हैलाइडों का निर्माण। एल्किल हैलाइडों का निर्माण करेंगे, किससे करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले हाइड्रोकार्बन से। तो पहला है हमारा हाइड्रोकार्बन से। अभी अभी हमने आपको बताया था हाइड्रोकार्बन पहला होता है हमारा, ये रहा हमारा हाइड्रोकार्बन पहले नंबर का है। हाइड्रोकार्बन में दो हैं एल्केन और एल्कीन, हाइड्रोकार्बन दो हैं एल्केन और एल्कीन। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइडों का निर्माण करेंगे हाइड्रोकार्बन से। अब हाइड्रोकार्बन भी कौन सा लेंगे, इसके अंदर भी हम पहले लेंगे, इसके अंदर भी हम पहला लेंगे, इसके अंदर हम पहला लेंगे एल्केन। एल्केन से एल्किल हैलाइड बना रहे हैं हम, एल्केन से एल्किल हैलाइड। देखिए कैसे बनाते हैं, कोई सा भी एल्केन हम यहाँ पर ले सकते हैं बच्चों, कोई सा भी एल्केन हम यहाँ पर लेंगे। पहला हमने एल्केन ले लिया, सपोज दैट मैंने ले लिया मेथेन CH4, दिस इज मेथेन CH4, ये मेथेन है, याद रहे ये मेथेन है। अब हम इस मेथेन की रिएक्शन कराएंगे Cl2, कोई सा भी हेलोजन यहाँ ले सकते हैं, Cl2 Br2 I2, ठीक है, हमने यहाँ Cl2 लिया और हमने इसकी रिएक्शन करानी है सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट H न्यू, सनलाइट है ये, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का तेज प्रकाश, सनलाइट H न्यू, ये आवृत्ति होती है न्यू, ये मैक्स प्लांक कांस्टेंट होता है H न्यू। सनलाइट की उपस्थिति में हमें यहाँ पर कराना है। ये रिएक्शन है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस रिएक्शन का नाम है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया से होता है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना बच्चों, एक हाइड्रोजन है, यहाँ से दो क्लोरीन में से एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन दोनों मिलकर HCl बना लेंगे और एक क्लोरीन उसकी जगह जुड़ जाएगा, यानी कि आपके पास H H H, 3 H ऐसे कैसे रहेंगे और एक H के स्थान पर एक Cl यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर एक Cl आया है, एक Cl अभी भी आपके पास है, वो एक Cl H के साथ मिलकर आपका HCl बना लेता है। तो बच्चों हमने पढ़ा था एल्किल हैलाइड, जैसे कि हमने लिया मेथेन, अभी हमने लिया था HCH, तो ये आपका मेथेन था और हमने अभी एक रिएक्शन कराई Cl2। देखो अगर यहाँ पर ये क्लोरीन Cl2 को मैंने इस तरह खोल के लिखा है, समझाने के लिए लिखा है, आपका मेथेन में से हाइड्रोजन और Cl दोनों मिलकर बना देता है HCl, और ये आपका जो Cl है दूसरा वाला, ये इस हाइड्रोजन की जगह पर जुड़ जाएगा, तो आपका बन जाएगा CH3Cl। इसे बोलते हैं क्लोरोमेथेन,
या मेथिल क्लोराइड, साथ में आपके पास बाहर निकलता है HCl। एक बच्चों बात ध्यान रखें कि ये H न्यू यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया का विधि का नाम है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया विधि अगर आपसे पूछे कौन सी विधि संपन्न होती है, तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया की एक खास बात बताते हैं हम आपको। इस अभिक्रिया में बनने वाला मध्यवर्ती मुक्त मूलक होता है। इसमें मध्यवर्ती मुक्त मूलक जितना अधिक स्थायी होगा, मध्यवर्ती मुक्त मूलक बनता है, और ये जितना स्थायी होगा, मुक्त मूलक का स्थायित्व जितना अधिक होगा, मुक्त मूलक का स्थायित्व जितना ज्यादा होगा, और अभिक्रिया की शीलता यानी कि अभिक्रियाशीलता भी उतनी ही ज्यादा होगी। रिएक्टिविटी यानी कि अभिक्रियाशीलता भी उतनी ही ज्यादा होगी, क्रियाकारक की क्रियाशीलता भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर हम बात करें, जैसे 3 डिग्री मुक्त मूलक अगर बनता है, अगर मान लो आपका मुक्त मूलक 3 डिग्री होता है, 3 डिग्री मुक्त मूलक का मतलब होता है कि निकलने वाला हाइड्रोजन अगर 3 डिग्री कार्बन से निकल रहा है तो वो 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनाएगा। 3 डिग्री मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी होता है आपका 2 डिग्री मुक्त मूलक से। इसी तरह 2 डिग्री मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी होता है 1 डिग्री मुक्त मूलक से। और इसी प्रकार आपका जो मुक्त मूलक है मैथिल मुक्त मूलक, ये मैथिल मुक्त मूलक से आपका 1 डिग्री मुक्त मूलक अधिक स्थायी होता है। तो ये आपका 3 डिग्री फ्री रेडिकल, इंग्लिश में इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं, फ्री रेडिकल। ये आपका 2 डिग्री, ये आपका 1 डिग्री, और ये आपका मेथाइल है, मैथिल मुक्त मूलक। तो बच्चों हमें यहाँ पर मुक्त मूलक का स्थायित्व देखना है। तो जब भी याद रखो, जब भी आप सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे और किसी भी हेलोजन को ऐड कराओगे, इस अभिक्रिया को बोलते हैं हेलोजनीकरण। यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में किसी भी एल्केन से हेलोजन का जुड़ना हेलोजनीकरण है। तो हेलोजनीकरण यहाँ पर हो रहा है, और हमें यहाँ पर मुक्त मूलक के स्थायित्व से रिएक्शन करानी है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर और करवाते हैं। सपोज दैट हम ये मान के चलें कि CH3 हमने लिया यहाँ पर आइसोब्यूटेन हमने यहाँ पर लिया, दैट इज आइसोब्यूटेन, ये इसका साधारण नाम है, या हम इसको बोल सकते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन। और हमने 2 मिथाइल प्रोपेन लिया और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं Br2 से या Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में हम सब जानते हैं यहाँ पर इस अभिक्रिया को हम हेलोजनीकरण बोलेंगे, हेलोजनीकरण होगा यहाँ पर, हमें पहचानना है। तो Br2 में से एक Br एक H को लेके जाएगा। अब परेशानी ये है कि यहाँ पर ये कार्बन भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, तो कौन सा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा? और ये है 2 डिग्री, सॉरी ये है 3 डिग्री, ये वाला कार्बन आपका 3 डिग्री। तो बच्चों मैंने बताया कि 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री होता है, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, लेकिन 1 डिग्री से ज्यादा कौन होता है? 3 डिग्री स्टेबल होता है। इसलिए आपका हाइड्रोजन 3 डिग्री से निकलेगा और आपका ब्रोमीन 3 डिग्री पर जुड़ेगा। यानी कि आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3C, और इस पर तो Br जुड़ जाएगा CH3, और साथ में आपके पास यहाँ पर बाहर निकलेगा जो बाई प्रोडक्ट के रूप में है HBr। यह आपकी अभिक्रिया होगी। चलिए ऊपर वाली अभिक्रिया को हम फिर से लेते हैं। अगर हम बात करें हेलोजनीकरण की, अगर यहाँ पर Cl2 आधिक्य में हुआ तो क्या होगा? तो यहाँ पर इसके लिए हम बता रहे हैं कंडीशन, शर्त, कंडीशन। क्या कंडीशन है? यदि हेलोजन आधिक्य में हो तो, यदि हेलोजन आपका आधिक्य में हो तो यदि हेलोजन आधिक्य में हो तो क्या होगा? तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। जब तक हेलोजन सारे के सारे हाइड्रोजनों को प्रतिस्थापित नहीं कर देती
तब तक हेलोजन जुड़ती रहेगी, अभिक्रिया बार बार होती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया CH4 और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि Cl2 जो है वो आधिक्य में है। आधिक्य का मतलब होता है अधिक मात्रा में है। तो ये जब तक क्रिया करेगा, और वही सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ये जब तक क्रिया करेगा जब तक के एक एक करके सारे हाइड्रोजनों को यहाँ से प्रतिस्थापित नहीं करता। तो पहले एक हाइड्रोजन आएगा, एक Cl2 आएगा, तो आपके पास HCH3Cl क्लोरोमेथेन बन जाएगा आपके पास, और यहाँ बाहर निकलेगा एक HCl आपका बाहर निकलेगा। आप यहाँ भी लिख सकते हो माइनस लगा के, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इधर लिखते हैं तो प्लस लगा के लिखते हैं, और अगर एरो के नीचे लिखते हैं निकलने वाले सब्सटेंस को तो हम यहाँ माइनस लगाते हैं। तो बच्चों आपके पास बना क्लोरोमेथेन, दिस इज क्लोरोमेथेन। लेकिन जब इसकी अब ये बिकॉज यहाँ पर ये आधिक्य में है इसलिए ये दोबारा रिएक्शन करेगा, तो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ। दोबारा Cl2 आएगा तो आगे फिर रिएक्शन होगी वही सनलाइट की प्रेजेंस में, और वही यहाँ पर फिर से एक Cl बाहर निकलेगा। 2 Cl में से एक H और एक Cl यहाँ से फिर बाहर निकल जाएंगे, और आपके पास अब बन जाएगा ClH डाई क्लोरो, 2 बार क्लोरीन आ गया तो डाई क्लोरोमेथेन आपके पास बनेगा। तो अब आपके पास बना है डाइक्लोरोमेथेन। लेकिन बच्चों अभी भी ये रुकेगी नहीं, क्योंकि आपका Cl2 आधिक्य में है, तो फिर से रिएक्शन होगी अब इससे। तो ये फिर से रिएक्शन करेगा आपका, फिर Cl2 आएगा, रिएक्शन करेगा सनलाइट की प्रेजेंस में, Cl2 आएगा सनलाइट की प्रेजेंस में, फिर से रिएक्शन करेगा, और फिर से वापस HCl बाहर निकलेगा, और इस तरह आपके पास अब बनेगा Cl, एक हाइड्रोजन और निकल गया, 3 Cl जुड़ जाएंगे, एक हाइड्रोजन अब यहाँ पर बचेगा। इधर 2 थे, इधर अब 3 हो गए। इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन। इसका नाम है ट्राइक्लोरोमेथेन, ये इसका नाम है ट्राइक्लोरोमेथेन। और इसी का दूसरा नाम है क्लोरोफॉर्म, CHCl3। हम इसको बंद करके भी लिख सकते हैं CHCl3, जिसे अपन क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। बेटा ना ये अलग है ना ये अलग है, ये सब एक ही है। ओके, फिर से रिएक्शन होगी, फिर से आपके पास Cl2 आएगा। मैंने बोला था कि ये आधिक्य में है, तो ये जब तक आएगा जब तक कि सारा हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर नहीं निकाल लेता, और आपके पास लास्ट में बन जाएगा CCl4, चारों हाइड्रोजन हटा के। इसे हम जानते हैं पायरीन बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं, या कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस तरह यह अभिक्रिया जब तक होगी जब तक के सारे हाइड्रोजन एक एक करके नहीं निकल जाते। लेकिन ऐसा कब होगा? जब आपको क्लोरीन आधिक्य में देगा। ये क्वेश्चन में आपको क्लियरली दिया होगा आधिक्य। अगर आधिक्य में नहीं देता है तो केवल एक बार ही एक ही हाइड्रोजन निकाल के आप रिएक्शन करवाओ। यहाँ पर 2 लिख देता है तो 2 बार अपन 2 हाइड्रोजन निकालने। अगर यहाँ 3 लिख देता है तो 3 बार निकालेंगे, और 4 लिख देता है तो 4 बार निकालेंगे। आप इसको धीरे धीरे करके वापस मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर सकते हो इसको। सेकंड था अब हमारा एल्कीन। तो सेकंड हमारा है एल्कीन से एल्किल हैलाइड। एल्कीन से हमें एल्किल हैलाइड बनाना है। एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाना है। देखिए एल्कीनों से कैसे हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, बड़ा सिंपल है। एल्कीन 2 टाइप की होती है।
एल्कीन हमने यहाँ पर दो टाइप की होगी। एल्कीन किसे कहते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, वो सारी एल्कीन होती हैं। मैं यहाँ पर इस एल्कीन को दो भागों में बांट दूंगा। मैं यहाँ पर इस एल्कीन को दो भागों में बांट दूंगा। एक तो है मेरा सम्मित, एक तो कहलाएगी मेरी सम्मित एल्कीन, सम्मित एल्कीन, और दूसरी होंगी हमारी असम्मित एल्कीन, असम्मित एल्कीन, असम्मित एल्कीन। तो सम्मित क्या होती हैं और असम्मित क्या होती हैं? देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अगर कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ ग्रुप समान हो, जैसे इधर भी CH3 आ गया और इधर भी CH3 आ गया और मैंने यहाँ लिख दिया CH, तो ये सम्मित एल्कीन हो गई, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ ग्रुप समान है, तो ये सम्मित हो गई। अगर मैं यहाँ लिख दूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये भी सम्मित हो गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये असम्मित, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के एक तरफ तो H और CH3 है और इस वाले में दोनों H हैं, तो ये असम्मित एल्कीन हो गई। CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और अगर हम इधर बात करें तो CH2 CH2 CH3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी आपके असम्मित एल्कीन हो गई। तो सम्मित एल्कीन और असम्मित एल्कीन, ये हमने एल्कीन के बारे में बताया। सबसे पहले एल्कीन क्या होता है? जिनमें कार्बन कार्बन बीच में द्विबंध हो। दो प्रकार की होती हैं, सम्मित और असम्मित। जिनमें द्विबंधित कार्बन के दोनों तरफ समान ग्रुप हो तो सम्मित, और असमान ग्रुप हो तो असम्मित एल्कीन। तो एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाने के लिए हम यहाँ करते हैं हाइड्रोजन हैलाइडों का योग। तो देखो, एल्कीन से एल्कीनों पर हमें HX बोलते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। इसमें सारे आ जाएंगे, HCl HBr HI। HX का योग देखिए, ये आपके होता है सम्मित पर, तो आप कैसे भी कर सकते हो। हम असम्मित की बात करते हैं, हम बात करते हैं असम्मित एल्कीनों पर, असम्मित एल्कीनों पर, असम्मित एल्कीनों पर। सम्मित एल्कीनों पर आप कैसे भी जोड़ सकते हो, कोई रूल्स लागू नहीं होता। लेकिन असम्मित एल्कीनों पर दो रूल लागू होते हैं। असम्मित एल्कीनों पर मार्कोनिकॉफ तथा एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, एक तो मार्कोनिकॉफ और एक एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। तो एल्कीनों पर HX का योग करवाएंगे, वो असम्मित एल्कीनों पर मार्कोनिकॉफ तथा एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मार्कोनिकॉफ क्या होता है और एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा HX की क्रियाशीलता, कि कौन सा HX फास्टली योग करेगा। तो HX की क्रियाशीलता यहाँ पर हमें पता होनी चाहिए कि कौन सा HX ज़्यादा क्रियाशील होगा। तो इसके लिए याद रखो हमेशा कि HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद HBr, और उसके बाद हमने याद करा देते हैं आपको HCl, और उसके बाद सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है HF। इन्हें कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। ये सारे के सारे आपके हाइड्रोजन हैलाइड हैं, ओके। ये सारे के सारे आपके पास हाइड्रोजन हैलाइड हैं। चलिए आगे बात करते हैं असम्मित एल्कीनों पर मार्कोनिकॉफ नियम। देखो, मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार असम्मित एल्कीनों पर असम्मित एल्कीनों पर हाइड्रोजन हैलाइडों की योगज अभिक्रिया में, ऋणात्मक समूह सदैव उस द्विबंधित
उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ता है, उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन कम से कम संख्या में उपस्थित हो। इसे मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। इसे मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। तो बच्चों ये मार्कोनिकॉफ का नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम और मार्कोनिकॉफ का नियम, ये दोनों की दोनों हमेशा याद रखेंगे। ये दोनों की दोनों आपके असम्मित एल्किनों पर लागू होते हैं, सम्मित पर लागू नहीं होते। सम्मित पर आप किसी पर भी नेगेटिव समूह जोड़ सकते हो। चलिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये नियम सदैव वहां काम करेगा जहां पर आपका माध्यम वाटर हो, यानी कि ध्रुवीय माध्यम हो, या फिर सूर्य का प्रकाश नहीं हो, मतलब तेज प्रकाश नहीं हो, या फिर कुछ टेम्परेचर हो, ज्यादा टेम्परेचर नहीं हो, नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं। तो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास एक असम्मित एल्कीन है। मैंने इस पर योग कराना है HCl का। तो हम सब जानते हैं HCl में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि HCl में HCl में H प्लस होता है और Cl माइनस होता है। तो ये आपका ऋणात्मक समूह है, ये आपका ऋणात्मक समूह है, और ये आपका धनात्मक, यानी कि ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक इसमें ही, और ये आपका इलेक्ट्रॉन इसमें ही है। तो हम बात करते हैं अटैक करने का कि कौन किस पर जुड़ेगा। तो देखो Cl जो है वो माइनस का है और H जो है वो प्लस का है। अब हम द्विबंधित कार्बन की बात करते हैं, इन दोनों में से इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम से कम है। इस पर 1 है और इस पर 2 है। ध्यान रखो, द्विबंधित कार्बन की बात करेंगे हम। द्विबंधित कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन कम होंगे, तो इस पर हाइड्रोजन 1 है और इस पर 2 है। तो जिस पर हाइड्रोजन कम होंगे वहां पर आपका नेगेटिव जुड़ेगा, यानी कि आपका नेगेटिव यहाँ जुड़ेगा, और जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर आपका हाइड्रोजन ही जुड़ेगा। तो इस तरह आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार आपका जो अंतिम उत्पाद बनेगा, CH3 एज इट इज लिखा मैंने, उसके बाद CH एज इट इज लिखा। तो इस CH पर आपका Cl का जुड़ना है, तो इस पे नीचे या ऊपर कहीं भी Cl जोड़ दिया। जो द्विबंध है वो अब ब्रेक हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका जो CH2 है उसमें एक H और जुड़ जाने की वजह से आपका यहाँ पर CH3 हो जाएगा। ये आपका मुख्य उत्पाद होगा, मुख्य उत्पाद। लेकिन कुछ मात्रा में आपका ये Cl इस पर भी जुड़ सकता है, वो आपका अल्प उत्पाद होगा, यानी कि साथ में आपको CH3 इस H पर एक H और जुड़ जाएगा। देखो ये भी आपका थोड़ी बहुत मात्रा में मिल सकता है, और इस पर आपका Cl जुड़ जाएगा। अभी पहले वाले में मैंने इस पर जोड़ा था, दूसरे उत्पाद में मैंने इस पर जोड़ा है और इस पर H जोड़ा है। तो ये आपका अल्प उत्पाद है। अल्प उत्पाद मतलब ये कम मात्रा में बनेगा, ये आपका कम मात्रा में बनेगा। ये 20% बनेगा तो 80% आपका ये बनेगा। और एग्जाम में आप ये वाला मतलब जो मुख्य उत्पाद होता है एग्जाम में वो लिखा जाता है, अल्प उत्पाद को लिखा नहीं जाता। लेकिन कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में आपसे ये भी पूछ लेता है कि इसका अल्प उत्पाद क्या होगा, हालांकि आपका मुख्य उत्पाद केवल और केवल ये है। ठीक है, ओके, थैंक यू।